नमस्कार, इंडिया वॉइस देखना मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इस दौरान सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। प्रदेश में गुंडे माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो या भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाना हो, जनहित के मुद्दों पर लापरवाही, गरीबों को आवास, कानून व्यवस्था, रोजगार और प्रदेश में बेहतर निवेश के माहौल बनाने को लेकर कदम उठाए गए हैं। तो लगातार जिस तरह से योगी सरकार ने जनहित के मुद्दों को लेकर बहुत सारे काम किए और 6 महीने का ये जो कार्यकाल रहा उसमें तमाम ऐसे बड़े फैसले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लिए हैं, चाहे वो सरकारी योजनाएं किस तरह से जनता तक पहुंचे और ख़ास तौर पर प्रदेश के विकास में कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि ज़रूरी है उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसीलिए अब अपराध को लेकर बात करें या फिर बाकी विकास के कामों को लेकर बात करें तो योगी सरकार ने इस पर पिछले 6 महीनों में जिस तरह से कार्रवाइयाँ की हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, जिसमें जो आंकड़े भी सामने आए हैं उससे यह समझ में आता है कि किस तरह से 100 बड़े फैसले दरअसल योगी सरकार ने इस 6 महीने में लिए। सबसे बड़े गुंडे माफियाओं पर जो प्रहार किया है, खासतौर पर रोजगार को लेकर जो सरकार ने पिटारा खोला है, तो 6 महीने बड़े फैसले योगी सरकार ने, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता को कई सारी सौगातें उसमें दी गई है। अगर हम बात करें ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की तो उसमें 62 माफियाओं के 896 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अपराधी गैंग के 431 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। 178 सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई है। 848 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 13 के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हुई है। तो लगातार ये जो आपराधिक मामले सामने आ रहे थे उन पर किस तरह से रोक लगाई जाए उसको लेकर भी काम किया गया है। इसके अलावा 795 अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण किए गए 68,784 स्थलों को मुक्त कराया गया है जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किए गए थे। 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को मुक्त कराया गया। इसके अलावा धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउड स्पीकर हटाए गए। आपको याद होगा जो लाउड स्पीकर हटाए गए थे उसमें कहीं पर आपको किसी तरह का कोई विवाद नहीं दिख रहा होगा। बड़ी शांतिप्रिय तरीके से प्रशासन का सहयोग किया सभी लोगों ने, चाहे वो मस्जिद, चाहे वो मंदिर, चाहे वो गुरुद्वारा के लोग हों, और बहुत आसानी से लाउड स्पीकरों को वहां से हटाया भी गया। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। ये एक बड़ी पहल है। पुलिस विभाग में 5,381 नए पदों को भी मंजूरी दी गई। ई प्रोसिक्यूशन मोबाइल ऐप विकसित किया गया। प्रदेश में 1,531 स्थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना हुई। इसके अलावा लखनऊ में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना हुई है। हर परिक्षेत्र स्तर पर साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना हुई है। प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, अयोध्या में एसटीएफ की इकाई का गठन, प्रदेश में 3,195 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, देवबंद सहित कई जिलों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट का गठन हुआ है। बंदियों के लिए 56 जिलों को मॉडर्न प्रिजन वैन उपलब्ध कराए गए हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि पिछले 6 महीने में आपने देखी। और बढ़ते आगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आरोप है कि कुलसचिव सहित सभी जिम्मेदार लोगों ने अपने सगे संबंधियों को नौकरी देने के लिए नियम कानून को ताक पर रखा। कार्य परिषद में लिफाफा खुलने के तुरंत बाद चयनित शिक्षकों को ज्वाइन भी करा दिया गया ताकि शिकायत होने पर मामले को लटकाया जा सके, और हुआ भी यही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से चयन हुआ है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यह कहावत इस पर सच साबित होती है। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह के कार्यालय में हुई नियुक्तियों की जांच उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि पूर्व कुलपति के कार्यालय में अलग अलग विभागों में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति की गई थी। कुलपति पर सगे संबंधियों को नियुक्ति देने, आरक्षण के रोस्टर में गड़बड़ी करने जैसे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने कार्यपरिषद की आपात बैठक बुलाई थी। सदस्यों को राजभवन के अपर मुख्य सचिव के
पत्र को पढ़कर सुनाया गया था और पत्र के बिंदुओं पर चर्चा हुई। ये है कि आचार्य मनोज दीक्षित जब यहाँ कुलपति थे, उनके जाने के बाद एक कुलपति आए प्रोफेसर रविशंकर सिंह। उनके कार्यकाल में जो नियुक्तियाँ हुई उनकी और जो दीपोत्सव के नाम पर वसूली हुई, बीएड और मेडिकल और नर्सिंग के कॉलेजों की जो गलत मान्यताएं दी गई, जो उनका अनुमोदन किया गया, इन सब की शिकायतें जो है राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं राज्य विश्वविद्यालयों के, उनके यहाँ हुई है। उस शिकायत के आधार पर एक जांच समिति का गठन हुआ है जो एक सेवानिवृत्त जज के उसमें हो रही है। अभी तक वो जांच लंबित पड़ी हुई है। अखंड हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े। अखंड, थोड़ा विस्तार से बताइए क्या मामला है, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, ये पूरा भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों का भ्रष्टाचार है। अगर यूं कहा जाए, पिछले 5 सालों से कुल सचिव के पद पर तैनात हैं, परीक्षा नियंत्रक के तौर पर तैनात हैं, और बावजूद इसके तमाम जो छात्र छात्राओं से लेकर कर्मचारी संगठन और जो महाविद्यालय और इस डिग्री कॉलेजेस और परास्नातक कॉलेजेस जो यहाँ से संबद्ध हैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से, उन सभी ने एक सिरे से जो परीक्षा नियंत्रक है उनके खिलाफ धांधली के आरोप लगाए। कुछ परीक्षाओं में सीधे धांधली की बातें सामने आई, जिसको लेकर जांच भी शुरू हुई। हाईकोर्ट ने दखल दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच शुरू हुई। इस जांच प्रक्रिया में खुद जो वीसी थे, वीसी तक को इस्तीफा देना पड़ा, उनसे इस्तीफा लिया गया। लेकिन परीक्षा नियंत्रक अब भी इन जांच की प्रक्रियाओं के बावजूद न सिर्फ अपनी मनमानी पे वहां पे मनमानी कर रहे हैं, न सिर्फ अभी तक पद पे बने हुए हैं, बल्कि कार्यकाल पूरा होने के बाद अब लगभग दूसरा कार्यकाल भी, अगर ये कहा जाए जिसकी अवधि 3 साल तक अधिकतम होती है, वो भी लगभग पूरा होने वाला है। 5 सालों से एक ही पद पे तैनात है वो, और उनकी मनमानी लगातार चल रही है। तो इस बात को लेके कई बार शिकायतें हुई हैं, कई बार अलग अलग फोरम पे शिकायतें हुई हैं, लेकिन अब कोई चूंकि सत्ता उनके हाथ में है, कोई कुलपति नहीं है, और ऐसे में वो प्रमुख परीक्षा नियंत्रक और कुल सचिव की हैसियत में है, तो जाहिर सी बात है सर्वशक्तिमान के तौर पर वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। और इस बात को लेकर तमाम लोग जो शिकायत कर रहे हैं, वो शिकायतकर्ता खुद ही अभी समय दबे हुए हैं। तो ये धांधली का आलम भी समझा जा सकता है इससे। लेकिन अखंड, वाकई में अगर कोई गड़बड़ करेगा, गलत करेगा, अपने पद का दुरुपयोग करेगा, तो कानून सबसे बड़ा है देश में, कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी तक कार्रवाई न होना ये क्या दिखाता है? देखिए, ये पूरी तरीके से अगर इसको सिर्फ धांधली न समझा जाए, इसमें जो चीजें जिस तरीके से शिकायत की गई कि एक अलग तरीके की एक बीमारी सी ये बनती चली जा रही है। ये जो भ्रष्टाचार है ये पूरी तरीके से बीमारी है। यहाँ तक कि आप समझिए कि मौखिक और प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो हैं उनमें भी शिक्षकों को बाध्य करके या प्रलोभन देके खुद वो अपनी मर्जी से वो तमाम लोग, तमाम परीक्षार्थी जो कभी परीक्षा दिए ही नहीं, कभी परीक्षाओं में शामिल ही नहीं हुए, उन्हें अनाप शनाप मार्क्स और बहुत ही ज्यादा मार्क्स दे दिए गए। और वो जो दिन रात मेहनत करके अपने मेहनत की बदौलत, अपनी तालीम की बदौलत जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पहुंचते थे, एग्जाम देते थे, उनको उनके मार्क्स कम करा दिए जा रहे थे। तो कॉपी जांचने तक का जो जिम्मा है वो अनाप शनाप लोगों को दे दिया गया, और पूरी तरीके से उन्हें एक लिस्ट पकड़ा दी गई कि आप इन्हें पास करेंगे, आप इन्हें फेल करेंगे, आप इन्हें कम करेंगे। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल ये अभी जांच हो रही है, और इसमें केमिस्ट्री और तमाम जो बीएससी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी शिकायतें इस बात को लेके रही हैं। तो उस तरीके की शिकायतें भी यहाँ पे सामने आई हैं। इसके अलावा जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स एसोसिएशन है, उसने भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बावजूद इसके इन सारी चीजों के वो अपने पद पे न सिर्फ बने हुए हैं, कुलपति वहां से उनसे इस्तीफा ले लिया गया और इन्हें और ताकतवर बना दिया गया। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों पे अगर अंकुश नहीं लगता है या हालात पे इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है परीक्षा नियंत्रक से, तो लोगों का जो आरोप है, जो जिन लोगों ने कैमरे पे बोला है या परोक्ष रूप से जिन्होंने बोला है, परोक्ष रूप से बोलने वाले, जो कैमरे के सामने आके बोलने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, ना कैमरे के सामने ना आने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है।
तो वो लोग जिस तरीके से शिकायत कर रहे हैं, जो डर जता रहे हैं, उसमें यह है कि पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था की जो पारदर्शिता है, जो उसका जो एक उदात्तता जो जिसमें होती है, जिसमें बड़प्पन होता है, जिसमें एक शिक्षा का जो सम्मान है, वो सब कुछ धूमिल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अखंड। और बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद लालू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी के सत्ता से बेदखल होने के बाद अमित शाह पगला गए हैं। केंद्र से सत्ता जाने के डर से वे बिहार का दौरा कर रहे हैं और जंगल राज का राग अलाप रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी दल एकजुट हैं। बिहार से उनकी सरकार का सफाया हो गया है और 2024 में पूरे देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तो दिल्ली पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव और अमित शाह पर उन्होंने सीधे सीधे हमला बोला। कहा 2024 में देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बिहार में सरकार गई, इस पर भी उन्होंने निशाना साधा। सत्ता चली गई और इसीलिए कई चीज़ें जो कि लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के लिए इन बातों का जिक्र किया और सीधे सीधे उन्होंने निशाना भी साधा। हालांकि इससे पहले भी लगातार जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, और तमाम ऐसे बीजेपी नेताओं को उस वक्त घेरा भी था। और आज जब वो दिल्ली पहुंचे तो अमित शाह को लेकर उन्होंने कई बातें कही और ये दावा भी किया कि 2024 यानी कि जिस तरह से महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, उसमें उन्होंने 2024 का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। हाँ, विपक्षी एकता की पूरी कोशिश है आप लोगों की? पूरा कोशिश है। तो क्या सफल हो पाएंगे? सर मुद्दा क्या रहेगा सर मुलाकात का सर? विपक्षी लोगों को इकट्ठा करने का, एकता बनाए रहने का। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकिएगा सर 24 में? तो फेंकेंगे ही, बोल चुके हैं कितना बार। जी जी सर, अमित शाह बिहार दौरे पर है, वो लगातार आप लोग को सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं। जो उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया और 24 में भी सफाया होने वाला है। हाँ, तो विपक्षी एकता की पूरी कोशिश है आप लोगों की? पूरा कोशिश है। तो क्या सफल हो पाएंगे? और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार अंबानी अडानी की सरकार है। सबको पता है कि ये बड़े लोगों की सरकार है। 17 सालों से जब ये सरकार में थे तब क्या कर रहे थे? ये किसान विरोधी सरकार है। अब हमारी सरकार आई है, हम किसानों के लिए काम करेंगे। तो और भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी हलचलें तेज हो गई हैं। शशि थरूर के प्रतिनिधि चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र लेने आए, जिसके बाद यह तय हो गया कि शशि थरूर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केरल के सांसद शशि थरूर के बीच होना है। दोनों विपरीत व्यक्तित्व वाले नेता हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष 24 साल बाद गैर गांधी होगा। तो शशि थरूर ने अपने प्रतिनिधि को फॉर्म लेने भेजा, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शशि थरूर और अध्यक्ष पद का ये चुनाव अशोक गहलोत वर्सेस शशि थरूर होगा। और लखनऊ गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बबुरिया खेड़ा गांव में किसान रमेश की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस पूरे हत्या कांड की जांच की जा रही है। लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहां पर हत्या के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच कर रही है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अंतर्ग्रही क्षेत्र में मांस और मदिरा पर प्रतिबंध की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में काशी के मठों और गुरुकुल में रहने वाले बटुकों ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में बटुकों के साथ बीएचयू के प्रोफेसर और काशी विद्वत परिषद के सदस्य भी शामिल रहे। इस यात्रा में काशी के कई प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रमौली उपाध्याय भी शामिल रहे और सभी ने पीएम मोदी और सीएम से मांस मदिरा मुक्त कराने की मांग की। तो काशी को मांस मदिरा मुक्त किया जाए, ये मांग की जा रही है। गुरुकुल के विद्यार्थी, प्रोफेसर इसमें शामिल रहे और सभी लोगों ने ये मांग की कि काशी में मांस मदिरा को बंद किया जाए और उन्होंने गुहार भी लगाई है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और एक विशाल रैली भी जिसमें सभी शामिल रहे, जिसमें हाथों में उन्होंने एक तरह से मांस मदिरा काशी में बंद हो, उसको लेकर एक रैली निकाली और अपना विरोध जताया। आगमन संस्था के द्वारा काशी में मांस और मदिरा मुक्त हो, इसके लिए ये आज जो है आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ आज यहाँ राम जानकी मंदिर से गुरुधाम कॉलोनी से प्रारंभ किया जा रहा है। मेरी शुभकामना है और इसके साथ में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जुड़ा। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये मांग अब लगातार उठ रही है काशी में कि मांस मदिरा से मुक्त किया जाए काशी को, ये चीजें वहां पर प्रतिबंध की जाए। इसको लेकर तमाम जो कुछ जो संगठन के लोग हैं वो भी इससे पहले कई बार इस आवाज़ को उठा चुके हैं, लेकिन गुरुकुल के विद्यार्थी, जिसमें कई बीएचयू के प्रोफेसर जो कि इसमें शामिल हुए और एक तरह से उन्होंने ये मांग की है कि काशी में दरअसल मांस मदिरा को बंद किया जाए। अभिषेक, सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है क्या, और इसको लेकर क्या कोई कदम आने वाले दिनों में उठाया जा सकता है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मथुरा में इसी तरीके से जो मंदिर का परिक्षेत्र है, उस पूरे परिक्षेत्र में तकरीबन अगर मैं ठीक हूं तो करीबन 3 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा के जो बेचने और खरीदने की प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई। बड़े सफल तरीके से वहां पे इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया। कुछ ऐसी ही मांग काशी का जो अंतर्ग्रहित परिक्षेत्र है, अंतर्ग्रहित परिक्षेत्र का मतलब काशी विश्वनाथ और उसके पंचकोशी यात्रा के दौरान जो क्षेत्र पड़ता है, जिसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र में मांस मदिरा के ऊपर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी जा रही है। और ये कोई नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है। और लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से ज्ञानवापी का मुद्दा सामने आया है, उसके बाद से तमाम संगठन लगातार अलग अलग तरीके से मांग कर रहे हैं। और आज जो ये बड़ा रैली कहा गया है कि निकाला गया है, उसमें गुरुकुल के छात्र और महत्ता इससे बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बीएचयू के प्रोफेसर, काशी विद्वत परिषद के सदस्य समेत जितने भी जो बड़े यहाँ के धर्मगुरु माने जाते हैं या प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पे शिरकत की है। और उन लोगों ने एक मांग पत्र भी अपना सौंपा है प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में कि मांस मदिरा का जो सेवन है उसको प्रतिबंधित किया जाए। जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिक्षेत्र है, अंतर्ग्रही क्षेत्र है, उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार इस पर रोक लगाती है या नहीं लगाती है। लेकिन इस तरह की मांग अगर कहा जाए तो मथुरा में पूरी की जा चुकी है। अब काशी से भी इस तरह की मांग उठ रही है, तो निश्चित तौर पे ये भविष्य में देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन इस तरीके से कम लोगों को एक साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो जरूर शुरू कर दी गई है। जी, धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये मांग उठ रही है जहां पर काशी में मांस मदिरा को बंद किया जाए और बाकायदा इसको लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये मांग पूरी होती है, सरकार इसे मानती है।
और यमुना प्राधिकरण सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क फेज 2 विकसित कर रहा है। बता दें आपको, इन विट्रो डायग्नोसिस मेडिकल किट बनाने वाली कंपनियों के लिए 30 भूखंडों की स्कीम निकाली जाएगी। स्कीम में भूखंडों का आवंटन ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण की सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना भारत सरकार की योजना है। इसके द्वारा देश के 4 राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बनाए जाने हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28 में विकसित किया जा रहा है और भारत सरकार की परियोजना है, जिसमें देश के 4 राज्यों में परियोजना दी गई थी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस परियोजना का क्रियान्वयन हम लोग कर रहे हैं यमुना अथॉरिटी में, और फेज 1 में 37 प्लाट्स हमने अपने टारगेट सेगमेंट में अलॉट किए हैं। मेडिकल डिवाइस और पीलीभीत बरखेड़ा थाना क्षेत्र के पौंटा गांव में मोबाइल उधार नहीं देने पर दबंगों ने दुकान में घुसकर एक व्यापारी को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो तस्वीर आप देखिए किस तरह से पूरा मामला हुआ, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ है। मारपीट हुई, जिसमें दबंगों ने दुकान में घुसकर किस तरह से मारपीट की है। हालांकि 2 आरोपियों को इस पूरे मामले के बाद हिरासत में लिया गया है। तो पीलीभीत की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है मारपीट की, यहाँ पर दुकान में घुसकर मारपीट की है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे आपस में किस तरह से कुछ लोग लात घूंसे थप्पड़ बरसा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा कि मोबाइल जब उधार में नहीं दिया और उसके बाद ये बवाल वहां पर खड़ा हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।